हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं दूरदर्शी के बारे में। दूरदर्शी क्या है? दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से हम दूर की वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। दूरदर्शी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक अपवर्तक दूरदर्शी, और दूसरा परावर्तक दूरदर्शी। तो अपवर्तक दूरदर्शी में क्या किया जाता है? अपवर्तक दूरदर्शी में लेंस का यूज किया जाता है, अपवर्तन किया जाता है। वहीं परावर्तक दूरदर्शी में क्या किया जाता है? दर्पण का यूज किया जाता है, परावर्तन का यूज किया जाता है। परावर्तक दूरदर्शी में दर्पण का यूज किया जाता है, अपवर्तक दूरदर्शी में लेंस का यूज किया जाता है। अपवर्तक दूरदर्शी में भी दो प्रकार पढ़ेंगे हम। एक खगोलीय दूरदर्शी और दूसरा पार्थिव दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी क्या है? आकाशीय पिंडों को देखने के लिए खगोलीय दूरदर्शी का इस्तेमाल किया जाता है। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए खगोलीय दूरदर्शी का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पार्थिव दूरदर्शी पृथ्वी पर दूर की चीजों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूरस्थ पिंडों का अध्ययन करने के लिए तो दूरदर्शी समझ में आ गया। दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से दूर की वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, परावर्तक दूरदर्शी और अपवर्तक दूरदर्शी। परावर्तक दूरदर्शी में दर्पण का यूज किया जाता है, जबकि अपवर्तक दूरदर्शी में लेंस का यूज किया जाता है। और अपवर्तक दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार का अध्ययन करेंगे हम। पहला खगोलीय दूरदर्शी, दूसरा पार्थिव दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी जो है आकाशीय पिंडों को देखकर अध्ययन किया जाता है खगोलीय दूरदर्शी में, जबकि पार्थिव दूरदर्शी पृथ्वी पर दूरस्थ पिंडों का अध्ययन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब दूरदर्शी का सिद्धांत क्या है? दूरदर्शी का सिद्धांत यह है कि कोई वस्तु जब हमसे बहुत दूर होती है तो उसके द्वारा जो दर्शन कोण बनेगा उसका मान कम होता है। अपेक्षाकृत कि उसका प्रतिबिंब या वह वस्तु उस वस्तु का प्रतिबिंब नजदीक ले आएंगे तो ये जो कोण बनेगा ये अल्फा बीटा से बड़ा होगा। अर्थात उसका प्रतिबिंब बना लेते हैं हम उपयुक्त लेंसों की सहायता से, उपयुक्त दूरदर्शी की सहायता से, कि उसका जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनने से फायदा ये होता है कि उसका दर्शन कोण बढ़ जाता है, और दर्शन कोण बढ़ने के कारण हमें प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। ये दूरदर्शी का सिद्धांत हो गया। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता किस प्रकार से परिभाषित है? यह इस प्रकार से परिभाषित है कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के रेशियो के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। अर्थात अंतिम प्रतिबिंब कितना विशाल प्रतिबिंब बना वो उसके दर्शन कोण पर निर्भर करेगा, और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण जाहिर सी बात है कम होगा। तो जो आवर्धन क्षमता है वह अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को कहते हैं। और दूसरा जो है, इसमें दूरदर्शी का उपयोग दो एप्लीकेशन के रूप में देखेंगे, दो स्टेज देखेंगे। पहला, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। दो केस यहाँ पर पढ़ेंगे। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने
और दूसरा जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, ये दो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं खगोलीय दूरदर्शी। तो खगोलीय दूरदर्शी क्या है? खगोलीय दूरदर्शी में आकाशीय पिंडों को देखकर उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी। तो स्टार्ट करते हैं खगोलीय दूरदर्शी। तो खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब कैसे बनता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो अभिदृष्टक लेंस लेते हैं, अभिदृष्टक की ओर लेंस लेते हैं। ये एक अकेला लेंस न होकर के कई लेंसों का समूह है, जिससे कि इसका गोलीय विवर्तन और वर्ण विवर्तन जैसी समस्याएं न हो। यह अभिदृष्टक लेंस कहलाता है क्योंकि यह वस्तु की ओर होता है। इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ठीक है, यह इसका मुख्य अक्ष है। अब क्योंकि दूरदर्शी में जो वस्तु होता है वो बहुत दूर होता है, बहुत दूर से आने वाली वस्तुओं को प्रकाश लगभग समांतर प्रकाश माना जाता है। ठीक है, तो एक समांतर एक प्रकाश आएगा, दो ये प्रकाश केंद्र से होकर गुजर गया, बिना विचलन के सीधे गुजर गया, और ये इसके फोकस तल पे जाके मिलेगा क्योंकि ये दोनों परस्पर समांतर हैं। तो इसके फोकस तल पे आके मिल गए। यहाँ पे मान लो कोई वस्तु है दूर में, बहुत दूर दराज ए बी, उस वस्तु का इस लेंस अर्थात अभिदृष्टक लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बन गया। कौन सा? ए डैश बी डैश का। अब दूसरा लेंस लेते हैं नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कम होती है और यह भी कई लेंसों से मिलकर बना होता है, जिससे कि गोलीय विवर्तन और वर्ण विवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न न हो और स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो यह जो प्रतिबिंब मिल रहा है इसको इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि नेत्रिका लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। तो ये मान लीजिए नेत्रिका लेंस है, ये इससे थोड़ी छोटी होती है, इसकी फोकस दूरी कम होती है। ठीक है, तो एक रेखा इसके प्रकाश केंद्र से होकर सीधे गुजर जाएगी। एक रेखा प्रकाश केंद्र से होकर सीधी गुजर जाएगी और दूसरी जो रेखा है वह इसके फोकस से होकर जाने का प्रयास करेगी क्योंकि ये मुख्य अक्ष से समांतर है। तो इन दोनों को पीछे की ओर मिलाए हैं। यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे इसका बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इसको नाम दे देते हैं पी क्यू। ए बी ए डैश बी डैश बना। अब दूसरे लेंस नेत्रिका लेंस के लिए ए डैश बी डैश जो है वस्तु का कार्य करेगी और यह इसके प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच स्थित है। तो यह प्रतिबिंब पी क्यू बनाएगी। दृष्टक लेंस के प्रकाश केंद्र को O से निरूपित करेंगे और नेत्रिका लेंस के प्रकाश केंद्र को E से निरूपित करेंगे। E फॉर आई, ये है आपका E, या फिर इसको बड़ा लिख देता हूँ यहाँ पर E। इन दोनों रेखाओं से यहाँ पे यहाँ से देखने पर हमको इसका आभासी प्रतिबिंब P क्यू दिखाई देगा। ठीक है, ये आभासी प्रतिबिंब P क्यू दिखाई देगा। अब इसको इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं, नेत्रिका और अभिदृष्टक लेंस दोनों को इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि क्रॉस तार स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो
और वह स्पष्ट दिखाई दे, और जो प्रतिबिंब बनेगा वो अभी क्रॉस तार पर बने और क्रॉस तार और प्रतिबिंब के बीच किसी प्रकार का कोई लंबन न हो, अर्थात जो प्रतिबिंब बनेगा वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। यह पहला केस है। ठीक है, तो अब देखते हैं, माना कि क्योंकि ये बहुत दूर है, वस्तु बहुत दूर है, तो यहाँ से आने वाली रेखा अभिदृश्यक के साथ जो कोण बना रही है उसी को हम नेत्रिका के साथ आंख से लगा हुआ कोण भी बोल सकते हैं। तो ये जो है वस्तु द्वारा अभी नेत्रिका पर बनाया गया कोण अल्फा बोल सकते हैं इसको, अल्फा। ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कहने का अर्थ है जैसे ये है तो यदि ये कोण है तो इस कोण के बराबर ये कोण होगा, ये कोण है तो इस कोण के बराबर ये कोण होगा। शीर्ष के अभिमुख जो कोण होते हैं परस्पर बराबर होते हैं। तो ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा। ठीक है, अब ये जो कोण है ये वस्तु से सीधे नेत्रिका बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत दूर है तो ये दर्शन कोण के मान में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, या आंख से देखें या फिर अभिदृश्यक से देखें। तो ये अल्फा ले लेते हैं यहाँ को। और दूसरा जो कोण है प्रतिबिंब जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित है उसके द्वारा निर्मित कोण जो है उसको हम ले लेते हैं बीटा। ठीक है, अब आवर्धन क्षमता पढ़ेंगे। आवर्धन क्षमता में हम क्या पढ़े थे? आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना प्रतिबिंब द्वारा दर्शन कोण यानी बीटा अपान अल्फा वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। ठीक है, बीटा अपान अल्फा, क्योंकि अल्फा व बीटा बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, बहुत कम है। अल्फा और बीटा का मान लिख सकते हैं, का मान बहुत कम है, इसलिए अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा और बीटा इक्वल टू 10 बीटा। ठीक, तो m बराबर क्या आ गया? m बराबर 10 बीटा अपान 10 अल्फा। 10 बीटा अपान 10 अल्फा आ गया। 10 बीटा का फार्मूला क्या होता है? बीटा यानी ये एंगल देखना है हमको, और 10 थीटा का फार्मूला होता है 10 थीटा का लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार है, तो यहाँ पे 10 बीटा क्या होगा? लंब क्या है? a डैश b डैश है, तो m बराबर हो जाएगा a डैश b डैश अपान आधार क्या है? e b डैश है, e b डैश डिवाइडेड बाई 10 अल्फा क्या है? 10 अल्फा यहाँ पे है अल्फा, इसके सम्मुख कौन सा लंब है? a डैश b डैश लंब है इस कोण के लिए, इसके लिए तो लंब है ही, इसके लिए भी a डैश b डैश लंब है, तो a डैश b डैश लंब और आधार क्या है इसका? o b डैश आधार है, o b डैश आधार हो गया। तो यहाँ से m बराबर क्या मिलेगा हमको? m बराबर a डैश b डैश अपान e b डैश इंटू o b डैश। चतुर्थ राशि है तो ऊपर चली जाएगी, द्वितीय राशि में आ जाएगी, तृतीय राशि में आ जाएगी, चतुर्थ है तो सबसे ऊपर आ जाएगा, और a डैश b डैश जो तीसरी राशि है वो यहाँ आ जाएगी, a डैश b डैश। a डैश b डैश और a डैश b डैश दोनों बराबर हैं, दोनों कट गए, गुणा है इसलिए। तो मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू क्या मिला? m इक्वल टू o b डैश अपान e b डैश, o b डैश अपान e b डैश। चिन्ह परिपाटी से देखते हैं o b डैश क्या है? o b डैश क्या है चिन्ह परिपाटी से?
चिन्ह परिपाटी से। ओ भी क्या है? ओ बी डैश जो है अभिदृश्यक लेंस के लिए प्रतिबिंब है। तो ओ बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या होगा? वी ओ बी डैश इक्वल टू वी ओ। और यहाँ पे वी नॉट नहीं होगा, वी ओ नहीं होगा। यहाँ पर वी नॉट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो किरणें हैं वो परस्पर समांतर आ रही हैं और समांतर किरणें फोकस तल पर प्रतिबिंब बनाती हैं। तो ये जो बी डैश है ये अभिदृश्यक लेंस के लिए फोकस दूरी के बराबर होगा, ओ बी डैश। तो ये फोकस दूरी होगा किसके बराबर होगा? एफ ओ के बराबर। क्योंकि राइट साइड में है तो पॉजिटिव होगा। एफ नॉट अभिदृश्यक के लिए है इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है तो एफ ओ, और ये फोकस तल पर प्रतिबिंब बनेगा इसलिए ओ बी डैश इक्वल टू एफ नॉट या फिर एफ जीरो या फिर एफ ओ। ठीक है। और तथा दूसरा क्या है? ई बी डैश। ई बी डैश में क्या है? ई बी डैश जो है, ई बी डैश प्रतिबिंब वस्तु, ये जो प्रतिबिंब है अभिदृश्यक के लिए प्रतिबिंब है, लेकिन नेत्रिका के लिए यह वस्तु का कार्य कर रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस यू ई। आई पीस के लिए वस्तु का कार्य कर रही है इसलिए यू, आई पीस के लिए कार्य कर रही है इसलिए ई, और चूंकि बाएं साइड में है इसलिए माइनस। तो एफ नॉट हो गया और माइनस यू ई हो गया। मैग्नीफाइंग पावर क्या हो गया? इसलिए एम इक्वल टू एफ नॉट अपॉन माइनस यू ई, या फिर कहें एम इक्वल टू माइनस एफ नॉट अपॉन यू ई। ये आ गया। अब इसमें दो कंडीशन देखते हैं। ये तो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में नहीं आया होगा तो। अब इसमें दो कंडीशन देखते हैं। पहला तो जैसा चित्र में दिखाया हुआ है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। न्यूनतम दूरी पर बने, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो इस केस में क्या हो जाएगा? जो ये प्रतिबिंब है पी क्यू, यह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, अर्थात v इक्वल टू माइनस ए। लेंस सूत्र क्या होता है? लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे 1/f की जगह क्या हो जाएगा? क्योंकि 1/f ई होगा नेत्रिका के लिए, 1/v की जगह क्या हो जाएगा? 1/-v होगा, और u की जगह क्या होगा? u की जगह नेत्रिका के लिए क्या होगा? u ही होगा, लेकिन नेगेटिव होगा क्योंकि वस्तु जो है बाएं साइड होता है। -1/-u ये किसके बराबर है? 1/f के बराबर है। इसको आगे हम देखें तो 1/fe बराबर माइनस माइनस प्लस है, और 1/u है तो इसको पहले लिख दें तो 1/u माइनस 1/d। इसी प्रकार 1/u हमको यहाँ पे 1/u का वैल्यू पुट करना है। तो 1/u इक्वल टू क्या होगा? 1/u इक्वल टू 1/fe माइनस 1/d। ठीक। तो ये जो समीकरण है, ये जो वैल्यू है,
इसको मैं समीकरण 1 दे दूं, समीकरण 1 नहीं, इसको समीकरण 2 दे दूं, इसको समीकरण 1 दे दूं, तो समीकरण 1 में मान रखने पर क्या हो जाएगा, m इक्वल टू माइनस f0 इंटू 1/u यानी कि 1/fe माइनस 1/d। ठीक है, तो इसको हम और अच्छे से लिखें, तो m बराबर माइनस f0, f को ही बाहर निकाल लेते हैं अपान f ही बाहर निकल गया तो क्या बच गया 1 माइनस f नीचे में बाहर निकला है, ऊपर में बुरा होगा अगर नहीं है तो माइनस fe अपान d। तो ये हो गया स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर आवर्धन क्षमता f इक्वल टू माइनस f0 अपान fe 1 माइनस fe बाई d। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 1/u ये वर्ग पक्षांतर कर रहे हैं, 1/u यहीं पे है तो 1/d का पक्षांतर हो रहा है, तो ये माइनस साइन बदल जाएगा प्लस साइन में, तो 1/fe प्लस 1/d होगा। ठीक है, अब इसका मान यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/fe प्लस 1/d, और यहाँ से fe कॉमन निकालेंगे fe, तो ये हो जाएगा 1 प्लस fe बाई d। ये तब के केस में होगा जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। और दूसरा जो केस है पहले केस में दूरदर्शी की नली की लंबाई कितनी होती है, सबसे पहले तो FO पर इमेज बनता है तो FO हो जाएगा अर्थात अभिदृश्यक का फोकस दूरी, उसके बाद नेत्रिका की वस्तु से दूरी f0 प्लस UE, ये दूरदर्शी की नली की लंबाई होगी। अब दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस में क्या है, ये जो प्रतिबिंब बनेगा a' b' इसको इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि यह नेत्रिका के फोकस पर हो, नेत्रिका के फोकस पर अगर वस्तु है तो यहाँ से जो प्रतिबिंब बनेगा वो जो है अनंत पर बनेगा। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, और काटेंगी भी तो अनंत पर काटेंगी। तो यहाँ पे इस दूसरे केस में सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई कितनी हो जाएगी, f0 प्लस fe। ठीक है, और इस केस में आवर्धन क्षमता कितनी होगी, तो आवर्धन क्षमता यहाँ पे क्या है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये करना है। तो 1/f यहाँ पर सीधा ये होगा कि जो प्रतिबिंब है वह इसके फोकस पर बनेगा, अर्थात जो प्रतिबिंब की दूरी है UE वो क्या हो जाएगी FE। और हमारे पास क्या फार्मूला था जो यहाँ पे था, मिटा दिए हम लोग, m इक्वल टू माइनस f0 अपान UE था, तो UE जो होगा वो FE हो जाएगा। तो m बराबर क्या आ जाएगा माइनस f0 अपान fe। ये दूसरे कंडीशन में जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। ये एक हो गया पहला, और ये हो गया दूसरा। इन दोनों से क्या निष्कर्ष निकलता है, इन दोनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर FO का मान अधिक है अर्थात ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी अधिक है तो आवर्धन क्षमता अधिक प्राप्त होगी। वहीं
एफ की फोकस दूरी जितनी कम होगी उतनी ही अधिक आवर्धन क्षमता होगी। इसलिए जो अभिदृष्टक लेंस है वो बड़ा होता है ताकि इसकी फोकस दूरी अधिक हो, और नेत्रिका लेंस है वो छोटा होता है ताकि इसकी फोकस दूरी कम हो। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे खगोलीय दूरदर्शी का दोनों स्थितियों में और मैग्नीफाइंग पावर डिराइव कर सकते हैं।